जी स्टूडेंट्स, तो आपने देखा अभी अभी हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विद 5 कार्बन और ग्रेटर, जिनमें 5 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, तो उनको हम नाम देने का तरीका सीख रहे थे ग्रीक और लैटिन न्यूमरल्स या नंबर्स की मदद से। और वो जो नंबर या न्यूमरल होता है वो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपके पास 5 कार्बन एटम है तो आपने कहा उसके लिए जो आप न्यूमरल इस्तेमाल करोगे दैट विल बी रिलेटिंग टू 5 कार्बन, और वो होता है पेंट। ठीक है। और इसी तरह 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन्स के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, नॉन 9 और जैक 10 कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और उसके बाद आपने सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना है टर्म ANE अगर आप नाम दे रहे हैं अल्केन फैमिली को। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है ना, उसमें से अगर आप अल्केन की नाम ले रहे हैं तो इस न्यूमरल के आगे आप ANE ऐड कर देंगे, पेंट के आगे ANE ऐड कर देंगे तो ये 5 कार्बन वाला अल्केन कहलाएगा जिसका नाम होगा पेंटेन। इसी तरह 6 कार्बन के लिए ANE लगा दें लास्ट पे, उसके प्रीफिक्स के बाद, तो आप उसको बोलेंगे वो हेक्सेन। याद रखिए प्रीफिक्स क्या होता है, वो टर्म होती है जो पहले लिखी होती है। ठीक है। जो टर्म बाद में लिखी हो, लास्ट पे लिखी हो, उसे हम बोलते हैं सफिक्स। तो हेक्स जो है वो प्रीफिक्स है और जो ANE है वो यहाँ पे सफिक्स के तौर पर है। ठीक है। तो प्रीफिक्स के तौर पर आप लैटिन और ग्रीक न्यूमरल इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम इन योर कंपाउंड, और सफिक्स के तौर पर आप ANE इस्तेमाल करते हैं अगर आप नाम दे रहे हैं एक अल्केन को। ठीक है। चलें, ये तो हो गया था 5 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन रखने वाले कंपाउंड्स के लिए। अगर ये अब बात करें जो हमारी किताब ने नहीं की है, अगर हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके पास लेस दैन 5 कार्बन मौजूद हैं, यानी कार्बन 4, 3, 2, 1, तो उनके लिए फिर जो नाम है वो कैसे लिए जाते हैं। ठीक है। उसके लिए बेटा हिस्ट्री में मतलब एक कॉन्सेप्ट रहा है, उसके मुताबिक उसके नाम लिए गए थे। जैसे देखें, अगर मैं बात करता हूँ 1 कार्बन वाले कंपाउंड की, ठीक है, 1 कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसका नाम होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन। अब देखें, अगर आप मतलब यूजुअली यही कंसिडर किया जाता है कि मीथ जो है वो एक प्रीफिक्स होगा और ANE जो है वो उसी तरह सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करके मीथेन को नाम दे दिया जाता है। लेकिन बच्चों याद रखें, ये जो 4 कंपाउंड जिनमें कार्बन आइटम 5 से कम है, यानी 1 कार्बन वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला कंपाउंड, इनके जो नाम हैं वो असल में इस प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं रखे गए। ठीक है। मीथेन को मीथेन क्यों कहा गया? मीथेन को मीथेन इसलिए कहा गया बेटे, जब स्टडी किया गया मीथेन के मुतल्लिक तो पता चला भी इट इज़ रिलेटेड टू मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल यूँ कहा जा सकता है कि मीथेन में एक ही कार्बन था, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मिथाइल अल्कोहल में एक ही कार्बन होता है। ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल से रिलेटेड होने की वजह से मीथेन को मीथेन कहा गया। ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में आपके पास एक टर्म होती है मीथू। ग्रीक टर्म होती है आपके पास मीथू। मीथू को बोलते हैं वाइन। मीथू को क्या बोलते हैं? वाइन, इंग्लिश में शराब। और एक और टर्म होती है हूल। हूल बोलते हैं बच्चे वुड। तो असल में ये जो मिथाइल अल्कोहल था ये शुरू में आपको मिलता था वुड से, लकड़ी से। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप करते थे वुड की, तो बदले में आपको ये वाइन जो है वो ट्रीज से निकलती थी। तो ये मीथू और हूल से आपने इसका नाम मिथाइल रखा और अल्कोहल कह दिया उसको क्योंकि वो शराब थी। ठीक है। तो इस वजह से मिथाइल अल्कोहल का नाम पुराना है ज़्यादा। मिथाइल अल्कोहल का नाम मीथेन से नहीं रखा गया। आज हमने प्रिंसिपल बना दिए हैं नाम लेने के, वो अलग हैं, लेकिन पहले मिथाइल अल्कोहल हिस्ट्री में पहले से जाना जाता था
और मीथेन जो एक कार्बन वाला था, चूँकि वो मिथाइल अल्कोहल से रिलेटेड था, यानी मीथेन में भी एक ही कार्बन पाया गया जिस तरह मिथाइल अल्कोहल में था, तो बेस मिथाइल नाम से टर्म क्या यूज़ की गई, मीथेन। पॉइंट फॉलो किया आपने। यानी मीथेन को मीथेन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू मिथाइल अल्कोहल इन द हिस्ट्री। इसी तरह अगर आपके पास 2 कार्बन वाला होगा, उसको उसको आपने बोला ईथेन। 2 कार्बन वाला जो अल्केन है उसको आपने बोला ईथेन। उसकी रीज़न क्या थी, बिकॉज इट वाज फाउंड टू बी रिलेटेड विद ईथाइल अल्कोहल। ईथाइल अल्कोहल नाम भी अब पुराना है, उससे हमने क्या नाम रख दिया, ईथेन। और बेटा सिमिलरली हमने नाम रखा प्रोपेन का प्रोपाइल अल्कोहल से रिलेटेड होने की वजह से, और ब्यूटेन का ब्यूटाइल अल्कोहल से रिलेटेड होने की वजह से। ये बात समझ गए। तो बेटा ये था उन हाइड्रोकार्बन्स के लिए कि जिनमें 5 से कम कार्बन एटम हुआ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया कि किस तरह हम 4 कार्बन से 4 कार्बन रखने वाले कंपाउंड या उससे कम कार्बन रखने वाले कंपाउंड्स को नाम दिया करते हैं। ठीक है, अब बच्चे हम नेक्स्ट जो है वो एक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। कॉमन नेम्स में हम एक और चीज़ सीखेंगे, चले आए ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है जी यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस इन कॉमन नेम्स। ठीक है, कॉमन नेम्स के अंदर हम कुछ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं, ज़रा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बात हम शुरू करते हैं कि ये जो कॉमन नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स जितने भी हमने पढ़े, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये जो हमने कॉमन नेम्स पढ़े हैं, दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल आइसोमर्स। These are applicable to all isomers of a same molecular formula. Same molecular formula. ठीक है, तो अब बच्चे अब एक मिसाल के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले के आइसोमर्स हों तो उनको किस तरह आप जो है वो लेके चलते हैं, किस तरह वो सब के ऊपर एक ही नाम अप्लाई होगा, और उसमें फिर हम देखेंगे किस तरह हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। मैं मिसाल के लिए हमारे पास क्या ले लेता हूँ, मिसाल के लिए मैं हमारे पास ले लेता हूँ पहले ब्यूटेन की एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C4H10। ठीक है, अब हमें बताएं ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 2। हम सीख चुके हैं ब्यूटेन के 2 तरह के आइसोमर्स हैं। मीन इन 4 कार्बन को हम 2 तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमारे पास जो होता है जिसमें तमाम कार्बन सीरीज़ में हम ड्रॉ करते हैं, सीरीज़ में एक ही सीरीज़ में एक ही चेन के अंदर स्टेट हमारे पास 4 कार्बन, साथ हमने हाइड्रोजन्स को भी पूरा कर दिया। तो ये हमारे पास एक ब्यूटेन बन गया। ठीक है, क्या बन गया ये, ब्यूटेन। लिख देते हैं, दिस इज़ ब्यूटेन। और इन्हीं 4 कार्बन एटम्स को एक और स्ट्रक्चर में हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें 3 कार्बन हमें स्ट्रेट ड्रॉ करने पड़ते हैं इस तरह, और जो एक कार्बन है उसके अंदर ब्रांच लगती है, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कार्बन बना दिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन ज़्यादा बना दिए, और एक ही हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रांच। तो ये हमारे पास है CH3CH, CH2 नहीं है ये, CH3CH, CH3 और नीचे CH3। 4 कार्बन एटम तो पूरे हो गए हैं, तो फ़िलहाल ये भी क्या कहलाएगा, ब्यूटेन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कॉमन नेम्स से। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए रूल्स से कि भाई 4 कार्बन इसमें हैं तो ये भी ब्यूटेन, 4 कार्बन इसमें हैं तो ये भी ब्यूटेन, लेकिन नज़र आ रहा है दोनों में फ़र्क है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कॉमन नेम से कुछ मिलता है, ऐसी टर्म, ऐसी चीज़ जो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके। तो जवाब है जी,
वही चीज़ कहलाती है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपको पता है, मैंने पहले भी जिक्र किया है भाई, ऐसा हिस्सा नाम का या चीज़ का जिसको आप पहले इस्तेमाल करें, ठीक है, नाम के शुरू के हिस्से में आप इसको पहले अगर लिखें वो प्रीफिक्स है। तो हम जिन प्रीफिक्सेस की बात करें असल में वो कुछ ऐसी चीज़ें ही होंगी जिनको आप इस्तेमाल करेंगे नाम से पहले। तो अब देखें, जिस तरह स्ट्रेट चेन में मौजूद जो ब्यूटेन होता है उसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो दूसरे ब्यूटेन से, तो आप टर्म यूज़ करते हो एन। एन इज़ फॉर नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल होता है। ये असल में नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें किसी किस्म की ब्रांच नहीं है, तमाम कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में। हर उस जगह पे आप एन का टर्म यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको जितने भी कार्बन कंपाउंड में मौजूद हैं वो सीधी एक ही सिंगल चेन में जुड़े हुए होंगे, एक सीरीज़, अकेली सीरीज़ में जुड़े होंगे, तो ये कहलाएगा एन ब्यूटेन। और ऐसा ब्यूटेन जिसमें 3 कार्बन एटम आपको सीरीज़ में मिले और एक की ब्रांच आपको सेंटर में मिल रही है, आप इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं आइसो का। तो देखें ज़रा, मैंने 2 प्रीफिक्स इस्तेमाल किए और ब्यूटेन के जो 2 डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं उन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट भी कर गया। तो देखिए जी, हमने क्या कहा था, जो कॉमन नेम होता है वो तमाम आइसोमर्स के ऊपर अप्लाई होता है। भाई ब्यूटेन के अब 2 आइसोमर्स थे, दोनों के ऊपर एक ही नाम अप्लाई हुआ, वो क्या था, ब्यूटेन। लेकिन चूँकि वो डिफरेंट आइसोमर्स थे, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने एन और आइसो की टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है। अभी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। पेंटेन 5 कार्बन वाला हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12। अगर इसके लिए पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखें तो हमें पता है, एक तो स्ट्रक्चर होगा कि आप सीधी सीरीज़ के अंदर कार्बन एटम को ड्रॉ कर दें तो हमारे पास बन जाएगा वो पेंटेन, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रेट जो है वो चेन में ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास बन गया एक तरह का पेंटेन। अब हम दूसरी तरह का पेंटेन कैसे बनाएंगे, हम 4 कार्बन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, ये 4 कार्बन एटम स्ट्रेट ड्रॉ हो गए, ठीक है। और एक कार्बन एटम की मैंने यहाँ पे क्या लगा दी हुई है, ब्रांच, ये भी पेंटेन है। और तीसरा जो आइसोमर इसका होता है बच्चों, वो हमारे पास होगा कि 3 कार्बन एटम जो हैं वो आप ड्रॉ कर दें स्टेट में इस तरह, और 2 की ब्रांच लगा दी जाए सेंट्रल कार्बन के ऊपर इस तरह, तो ये भी एक तरह का पेंटेन। तो बच्चा देखें, तीनों के तीनों पेंटेन ही कहलाएंगे। ये भी पेंटेन क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C5H12, ये भी पेंटेन कहलाएगा क्योंकि इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, और ये भी पेंटेन कहलाएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C5H12 है। लेकिन चूंकि तीनों अब एक दूसरे आइसोमर्स है ना, पहला आइसोमर, दूसरा आइसोमर, तीसरा आइसोमर, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, वी नो दैट। तो अब इनको कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर उन्हीं प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करेंगे आप। इसको बोल देंगे एन पेंटेन क्योंकि स्ट्रेट एक ही सीरीज़ में जुड़े हुए। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोल दूँगा आइसोपेंटेन क्योंकि यहाँ पर एक अदद जो है वो ब्रांच है, मतलब एक कार्बन ऐसा है जो स्ट्रेट चेन सीरीज़ के अलावा है टर्मिनल पोजीशन पे। हाँ जी, ये चीज़ बच्चों मैं आपको बताता चलूँ कि आइसो की टर्म भी ना बड़ी स्पेशल है। आइसो की टर्म, एन की टर्म तो बड़ी सिंपल है, जहाँ पर स्ट्रेट कार्बन होंगे वहीं पर आएगा एन, इसके अलावा नहीं आना। अगर तमाम कार्बन्स में से कोई एक सिंगल कार्बन भी इस सीरीज़ से अलग आ जाए ब्रांच के तौर पे तो एन नहीं होता। अब आइसो की टर्म हर मर्तबा इस्तेमाल नहीं होती ब्रांच के लिए, वैसे बच्चों को सिखाते यही आइसो का मतलब ब्रांच होता भी है, लेकिन आइसो की टर्म हर ब्रांच कंपाउंड में यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। आइसो की टर्म सिर्फ तब यूज़ करनी है जब सिर्फ एक कार्बन, पूरे जितने भी कार्बन कंपाउंड में हैं उनमें से सिर्फ एक कार्बन सीरीज़ का हिस्सा ना हो। जैसे ये 5 कार्बन थे तो 4 तो सीरीज़ में थे, एक कार्बन सीरीज़ का हिस्सा नहीं था। और बच्चों, दिस कार्बन विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ शुड बी एट पोजीशन नंबर 2। मीन क्या मतलब हुआ इसका, हम बात कर रहे हैं इस पोजीशन की। अगर आप उस कंपाउंड में टर्मिनल पोजीशन का मतलब होता है शुरू में या आखिर में, यानी टर्मिनल कोने पे, अगर टर्मिनल पोजीशन के ऊपर आप, ये एक प्रोपाइल है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन से प्रोपेन होता है ना। और हम आगे जाके पढ़ेंगे
3 कार्बन वाला अगर अल्काइल ग्रुप हो जाए तो वो प्रोपाइल होता है। तो ये एक तरह का अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि अल्केन प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है और उसी जगह पर ये चीज़ लगी हुई है। तो यहाँ पर 3 कार्बन टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद हैं और आपकी जो ब्रांच है वो असल में दूसरे कार्बन पे मौजूद है। तो बेटे ब्रांच जब भी आपकी सारे कार्बन सीरीज़ में होंगे, एक ही सीरीज़ में, और एक कार्बन आपका दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़ जाए ब्रांच के तौर पर, तो बेटा कोने पे ये चीज़ तो हर मर्तबा आपको मिलेगी ही। आप आइसो की टर्म सिर्फ तब ही यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। आए मैं इसकी ना फ़ौरन आपको एक एग्जांपल दे के ना क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, मैंने क्या किया, मैंने 6 कार्बन वाला कंपाउंड ले लिया। हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ कर रहा मैं, आप समझ जाएँ, हाइड्रोजन आप पूरे कर सकते हैं। ये 6 कार्बन हमारे पास मौजूद हैं। तो 6 कार्बन जो हमारे पास मौजूद हैं, इसमें अब आप क्या करें, एक की ब्रांच लगाएं। अब अगर मैं एक की ब्रांच लगाता हूँ तो ब्रांच लगाने के लिए देखें मेरे पास पोजीशंस किस तरह की अवेलेबल हैं। अगर मैं ब्रांच लगा रहा हूँ तो ज़ाहिर है 6 कार्बन सीधे तो नहीं रहेंगे। एक की ब्रांच, अब चले मैं नीचे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 हो गए। अब छठे की ब्रांच मेरे पास लगाने के लिए 2 तरह की पोजीशंस हैं। या तो मैं लगाऊँ दूसरे कार्बन पे, अब दूसरा कार्बन इधर से भी दूसरा हो सकता है ये वाला, उधर से भी दूसरा हो सकता है ये वाला, यानी दोनों में से कहीं पर भी ब्रांच लग सकती है, लेकिन ब्रांच सेम पोजीशन पे कहलाएगी क्योंकि ये दूसरा कार्बन ही है हर साइड से, ठीक है। और एक और पोजीशन आपको नज़र आ रही है, ब्रांच लग सकती है सेंटर वाले कार्बन। अब अगर मैंने ब्रांच लगाई दूसरे कार्बन के ऊपर, तो बेटे दूसरे कार्बन पे जब ब्रांच लगेगी तो देखें वही चीज़ आपको अचीव हो जाएगी। तो ये कहलाएगा आइसोहेक्सेन। समझ गए बात कि नहीं? लेकिन अगर आपने ब्रांच सेकंड कार्बन पे लगाने की बजाय आपने ब्रांच लगा दी होती थर्ड कार्बन पे, तो बेटा इसको अब आप आइसो नहीं बोल सकते। हालांकि ब्रांच तो है, अगर सिर्फ ये कहा जाए कि आइसो की टर्म होती ब्रांच के लिए तो आप इसको भी आइसोहेक्सेन बोल दो, लेकिन ये रूल के ख़िलाफ़ चला जाएगा। इसलिए आइसो की टर्म आप सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब टर्मिनल पोजीशन पे दूसरे कार्बन पे आपको ब्रांच मिले और ये वाली पोजीशन आइसोप्रोपाइल वाली पोजीशन बन जाए। पॉइंट फॉलो कर गए आप? ये आइसो का टर्म आप इस तरह यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट जो है वो आइसोमर, उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं नियोपेंटेन। अब नियो की टर्म कब तक यूज़ करते हैं ये भी ज़रा सुन लें। तो बेटा नियो की टर्म आप तब यूज़ करते हैं जब किसी भी कंपाउंड में सारे कार्बन सीरीज़ में हों, बस 2 कार्बन सीरीज़ में ना हो और वो दोनों के दोनों सेकंड कार्बन के ऊपर, देखें ना 1 2 3 ये सेकंड कार्बन है, और वो दोनों के दोनों कार्बन जो सीरीज़ का हिस्सा नहीं है वो सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांचेस की तरह अपीयर हो जाए। तो जब ऐसा होगा तो बेटा टर्मिनल पोजीशन के ऊपर आपको कुछ इस तरह का पार्ट मिलेगा। ये देखिए ना, टर्मिनल पोजीशन पे आपको एक कार्बन तो इधर मिलना ही मिलना है और दूसरे कार्बन पे ये 2 लगी होंगी, तो ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसको बोलते हैं आइसो टर्शरी ब्यूटाइल, आइसो नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। अब इस बहस में नहीं जाते, आप बस इतना याद रख लें भाई दूसरे कार्बन पे उन दोनों कार्बन का होना ज़रूरी है। अगर वो दूसरे कार्बन पे नहीं तीसरे पे फ़र्ज़ करने लग जाएँ, अगर ज़्यादा कार्बन वाला कंपाउंड है, ज़्यादा कार्बन है चेन के, तो यहाँ पर लगा दें तीसरे पे, तो बेटे वो फिर नियो की टर्म नहीं यूज़ हो, उसके लिए तरीक़ाकार फिर और होगा। समझ गए? तो नियो की टर्म भी ख़ास, तो ऐसा कार्बन नियो कार्बन होता है फिर, तो ये नियोपेंटेन है। तो इस तरीके से आप प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके कॉमन नेम्स के अंदर आइसोमर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। पॉइंट फॉलो करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसमें काफ़ी गलतफहमियाँ रहती हैं बच्चों को, तो मुझे उम्मीद है इसमें अब किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहा है। आइसो कब यूज़ करना है और नियो कब यूज़ करना है बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, और एन यूज़ करना तो दैट्स क्वाइट ईजी, ठीक है। तो बेटा ये होता है यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस इन कॉमन नेम्स।